हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए सीरीज का हम शुरुआत करते हैं, वो भी हिस्ट्री से। और हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो चलिए आप लोग एकदम जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो फ्री में होता है ना, फ्री में होता है। तो आप लोग का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, मात्र 20 दिन आपसे मांगे हैं। 20 दिन के अंदर आप लोग का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, वो सभी आप लोग को हम करा देंगे। तब तक के लिए आप शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन कब कब पूछा है, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, जो सब्जेक्टिव बन नहीं पाता है, तो बस आपको समझना है, समझते जाना है और क्वेश्चन बनाते जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उनका जीवन परिचय दे। कुछ नहीं है, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन किया, उनका जीवन परिचय दे। अरे कोई तो किया होगा ना, सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर भारत में, सबसे पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बांट लेना है। दक्षिण भारत का अलग है, उत्तर भारत का अलग है, पूर्वोत्तर भारत का अलग है, पश्चिम दक्षिण का अलग है। तो यहां पर सीधा है उत्तर पूछ दिया, उत्तर भारत। उत्तर भारत में क्या पूछा? भक्ति आंदोलन। क्या पूछा है? भक्ति आंदोलन। करा भक्ति आंदोलन यानी जो कर्म को क्या कहते हो, धर्म को लेकर के जो आंदोलन चलाया, उसको लेकर के। अब वो कहता है कौन किया, प्रारंभ किसने किया, कौन किया, उनका जीवन परिचय दीजिए। यानी जो ये शुरुआत किया है उनका पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय। बात को समझे, ये आपका क्वेश्चन है। अब आंसर क्या कहता है, वो आंसर को समझना। कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया? रामानंद ने किया। एकदम कुछ नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है प्यारे बच्चों। करा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन किया? रामानंद ने किया। अब कहता है क्या, कह रहा है कि आचार्य रामानुज की पीढ़ी में स्वामी रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति द्वारा जनसाधारण को नया मार्ग दिखाया। एकदम क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, ज्यादा फास्ट नहीं खींचना है। कह रहा है आचार्य रामानुज की पीढ़ी में, पीढ़ी समझ रहे हो, जैसे आपका पिताजी हो गए, फिर उसके पिताजी हो गए, फिर उसके पिताजी, ये हो गया पीढ़ी, है ना, पीढ़ी। फिर आपका बाल बच्चा आएगा, फिर उनका बाल बच्चा आएगा, आप दादा बन जाइएगा, परदादा बन जाइएगा, नाना बन जाए, पीढ़ी हुआ, इसको कहते हैं पीढ़ी। कहता पीढ़ी थे, क्या कहता, पीढ़ी में स्वामी रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को, यानी भक्ति को जनसाधारण भाषा में, यानी आम लोगों के बीच में जा करके धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहता उनका समय 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 15वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष माने जाते हैं। यानी उनका जो काल है वो कह रहा 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच में, है ना, 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। वो किस मार्ग में लगाया? एकदम क्या कहते, धर्म सुधार, धर्म आंदोलन में 25 वर्ष लगाया। कहता उनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में, उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, जो अभी इलाहाबाद प्रयाग मेला लगने वाला है जनवरी में, है ना, वहां पे। कहता कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी को, 1299 ईस्वी का जन्म हुआ। कहां पे? कन्याकुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्याकुंज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में, इलाहाबाद प्रयागराज में। कहता उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर हिंदू मुसलमानों में प्रेम भक्ति संबंध के साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। एकदम कुछ नहीं है, देखिए क्या 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 कह रहा, उन्होंने एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर क्या है? एक है, ईश्वर एक है, जो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों के प्रेम भक्ति के बीच में, है ना, दोनों के बीच में वो क्या किया? समाधान का प्रस्तुत किया। कहता इससे भी अधिक उन्होंने हिंदू समाज के चारों वर्ण, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भक्ति का उपदेश दिया। यानी चारों, जैसे छुआछूत होता था, ये छुआछूत नहीं मानते हैं, ये छुआछूत नहीं मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको बोल दिया, एकदम भक्ति सबको, मतलब भगवान के पास जाने का सबका अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये प्रचार किया था कौन? रामानुज ने। कहता है और निम्न वर्गों के लोगों के साथ खान पान निषेध पर घोर विरोध किया। यानी ऊंच नीच जो भेदभाव करता है कि छोटे आदमी के बीच, छोटे जात के बीच हम नहीं खाना खाएंगे, इसका ये विरोध किया। कौन किया? रामानुज ने किया। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको दम लगाना है,
बात को समझे, आपको दम लगाना है। फिर कह रहा है निषेध मतलब विरोध किया। फिर कहता है उनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, यानी उनका जो शिष्य बने थे वो सब जाति के लोग थे, उच्च जाति का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब जाति के लोग थे। फिर कहता है इनमें शूद्र भी थे, इनके शिष्य में रविदास चरमकार थे, चमरकार थे, है ना। फिर कहता कबीरदास जुल्हा थे, सेनापति नाई थे, पीपा राजपूत थे, यानी सब जात के लोग इनको अपना गुरु मानते थे और इनका ये शिष्य थे। यही तो है जनसाधारण भाषा, यानी सभी के लोग, सभी के लिए, सबके लिए एकदम आओ भाई, भक्ति पर किसी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर कहता कसाई थे, कहता उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की उच्चता का खंडन किया और मानवतावाद तथा मानवीय समानता जैसे प्रगतिशील विचारों पर एवं सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम किया, मतलब सभी वर्ग के लोगों को बोला पूजा पाठ करो, और ये जो प्रचार किया क्षेत्रीय भाषा, जैसे हम लोग बोलते हैं अंगिका भाषा बोलते हैं, खैभी की ना, भोजपुरी इधर जाओगे तो रवा खैले वानी की ना, मिथिला इधर जाओगे अहाँ खैलिए की ना, मतलब सब तो जनसाधारण भाषा में अपना अपना प्रचार किया। यही इनका परिचय हो गया, यही इनका उत्तर हो जाएगा जो आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन किया, रामानुज ने किया। रामानुज का जन्म कहां, सॉरी रामानुज के पीढ़ी में कौन आए थे, रामानंद प्रथम संत थे, जिन्होंने, अब यहां पर क्या कह रहा, जिन्होंने भक्ति द्वारा जनसाधारण का नया मार्ग दिखाया। इनका जन्म कब हुआ, 1299 में कहां हुआ था, प्रयागराज में, कौन परिवार में, कन्याकुंज ब्राह्मण परिवार में। ये सभी संत के लिए एकदम सभी जात पात के लिए मार्ग खोल दिया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। बात को समझे, चलिए बात को समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता का नाम बताएं। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन पूछा जाता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन जितना हो सके आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या करा, यही बोल रहे, क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन करा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं का नाम बताएं। समकालीन समझ रहे हैं, यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ था, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके समय में दो और सभ्यता होगा। जैसे आप लोग के पास समकालीन का मतलब क्या होता है, जैसे भारत का भी प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है, तो आप लोग से कोई पूछेगा आपके समकालीन कौन थे, तो तू कहेगा कि हम जिस समय इंटर में पढ़ते थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, श्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो आपका समकालीन है, नहीं समझे बात को, समकालीन। बस यहां पर भी वही बात है, कारा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता, एगो मिस्र सभ्यता, एगो मेसोपोटामिया की सभ्यता, एगो मिस्र सभ्यता, एगो मेसोपोटामिया की सभ्यता। बात को समझे, दो सभ्यता का नाम पूछा है, तीनों का नाम पूछेगा, पश्चिमी चीन का सभ्यता और चौथा सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, नहीं समझे, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता, एक हो गया मिस्र की सभ्यता, एक हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। दम नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको दम लगाना है, कॉन्शियस होके पढ़ना होगा, माइंड को स्थिरता करके। ही नहीं के लिए डिजिटल पर इंस्टाग्राम के देखे, अरे बाप रे बाप क्या मस्त है, कम तोड़ देवो पर 20 दिन मांग लियो मात्र, कह देना 20 दिन। हाँ चल आगे देख, अगला क्वेश्चन की कहता है, कहता हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। देखो हर्यक वंश के संस्थापक, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा सब्जेक्टिव भी बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक के बिंबिसार। आप कहता उसका कार्यकाल यानी कहां से कब तक वो शासन किया, तो क्या कहते 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, 492 ईसा पूर्व तक वो शासन किया। अब यहाँ पर सर जी कहेगा सर जी 93 है, 93 हो गया लेकिन 92 याद रखना, है ना, वो टाइपिंग हो गया, 93 याद रखना, क्योंकि 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा के अजातशत्रु। बस हो गया, आंसर खत्म है। दम नहीं है यार, दम नहीं है, बात को समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कहता कम्युनल अवार्ड क्या था, कुछ नहीं है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम याद रखना, हो जाएगा बबुआ। कहता कम्युनल अवार्ड क्या था, देख ले 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज में हुए विचार विमर्श के बाद कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस निर्णय से दलितों को भी मुस्लिम सिख की तरह 2 जगह वोट डालने का अधिकार मिला। कम्युनल अवार्ड के बारे में पहले समझ लो, ये तुम लोग को बताए हैं जो ऑफलाइन क्लास किया है कि बबुआ क्या गो गोलमेज सम्मेलन होले, 3 गो, तीनों में भाग कौन लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
महात्मा गांधी किस में भाग लिया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बस यहीं पर तो है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कहता इसी ने विचार विमर्श किया कम्युनल अवार्ड की। क्यों? कहता जिस प्रकार से यह निर्णय लिया गया दलितों को भी मुस्लिम सिख की तरह 2 जगह वोट डालने का अधिकार, पहले एक ही जगह वोट डालने का अधिकार था, अब क्या जगह 2 जगह वोट डालने का अधिकार दे दिया ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। क्योंकि हम लोग उसका उपनिवेशक थे, यहाँ पे वो शासन कर रहा था, हम लोग गुलाम थे, तो वो वहां कानून बनाता था, यहाँ लागू होता था। बस हो गया। उसी को क्या कह दिया? कम्युनल अवार्ड कह दिया। जो कब पूछा गया है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। दाम नहीं ना है, बस यही तो बोल रहे हैं, आपको समझना होगा। आगे क्वेश्चन कहता 5 नंबर कहता क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। कहता क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सबको पता है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। बस अब अध्यक्ष के नाम पूछ दिया है। देखिए 2022 में क्वेश्चन क्या बारी पूछा है, क्या बार क्वेश्चन नहीं पूछा। कह दिया मिशन का अध्यक्ष का नाम क्या था? तो अध्यक्ष का नाम क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। नाम है क्रिप्स तो कर नाम आगे लगा दे। स्टेफोर्ड क्रिप्स कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन पहले मजदूर दल के नेता थे, बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक बन गए। बस समझना है, बात को समझना है, कमेंट करना है समझ में आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका जवाब भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखना। इससे पता ये चलेगा वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन हुमच के पढ़ाई कर रहा है। अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बाद में। कहता है क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स पहले मजदूर दल के नेता थे और बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक बन गए। क्वेश्चन में दम है? कुछ नहीं है। बात को समझा? चलो 6 नंबर का आता है सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? दाह संस्कार बुझे छी? जब आदमी मर जाए छे तो ओकरा कोई दफना देता है, कोई जला देता है कि नहीं? इसी को दाह संस्कार। आप पूछा कई हकवा, तो याद रखबी सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग के केना दफनावे रहे, वह पूछल के क्या प्रकार से। बस समझना है, कुछ नहीं है यार। क्वेश्चन में दम को बोल रहे हैं नहीं है। कहता सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार 2 विधियां से होती थी। अभी भी मूलतः वही होता है, कोई जला देता है, कोई दफना देता है। 2 प्रकार। सब कौन कौन? कहता अब यहाँ पर भी उत्तर दक्षिण सिर, हाँ बबुआ नहीं तो भूत आई जी। तो कहते शव के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए गर्त तथा कब्र में दफनाया। कुछ स्थानों पर कब्र की सतह को पक्की ईंटों से बनाया गया था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, तांबे के दर्पण पाए गए। धौलावीरा में कब्र के निर्माण के पत्थर का भी व्यवहार किया गया है। मतलब कुछ स्थान पर सिर कहाँ? उत्तर की ओर, दक्षिण को, ये तो पता है आप लोग को। लेकिन उसके साथ साथ दफनाया, कैसे दफनाता था? बस है दफनाया गया कुछ स्थानों पर पक्की ईंट, कभी कहीं पत्थर, कभी कहीं पर ये सब मिला है किसी किसी के साथ, मन के, कहीं आभूषण, कहीं तांबे का दर्पण पाए गए। मतलब उसके साथ दफनाया जाता था। अभी भी आप लोग देखिएगा, अगर कोई अमीर व्यक्ति मरता है तो कान में अगर बाली पहन ले है, नकमुन्नी पहन ले है, कड़ा पहन ले है, तो कहता हो जाने दे, यानी उसके साथ ही दफना देता है। तो वहां तो आप तो लूट लेता, पहले दफना दिया जाता था तो उसको लूटता नहीं था। ये सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है, दूसरी विधि के अनुसार शव के भस्माशयों की मिट्टी के कलश में रखकर दफनाया जाता था। नदियों के किनारे बसे होने के कारण सिंधुवासी अपने मृतकों का प्रवाह नदियों में भी करते थे। मतलब सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे, है ना? तो वहां पर बहुत आदमी दफना भी देते थे, बहुत आदमी भसाए दे रहे, बुझबे करे छी पानी में भसाए दे रहे, लेकिन कौन सी में? मिट्टी के कलश में, है ना? तो ये प्रकार था किसके शासनकाल में? सॉरी, कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने का दम है। 7 नंबर का था कमल महल कहाँ है? इसका उपयोग, इसका क्या उपयोग था? 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। करा कमल महल, सबसे पहले ये याद रखना, कमल महल विजयनगर साम्राज्य का बबुआ, विजयनगर साम्राज्य में कमल महल एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। बस कुछ नहीं है, पहले ही तो जान ले कमल महल है कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य में। अब समझो यहाँ पर कहता है कमल महल, जिसे लोटस महल भी कहा जाता है। कहता विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र में स्थित कमल महल एक उल्लेखनीय भवन है। 19वीं शताब्दी में हम्पी की यात्रा करने वाले अंग्रेजों ने इसका नाम कमल महल रखा। हाँ, 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ पे भ्रमण किया था तो इसका नाम क्या रखा? कमल महल। कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य में। कहता है रखा। इस भवन का नामकरण कमल महल क्यों किया गया? यह कठिन है, यह कहना कठिन है। यह एक भव्य भवन था। इसमें सुंदर मेहराबों और मीनारों से सुसज्जित किया गया था।
इस महल में 9 मीनारें थी, इनके बीच की एक मीनार ऊंची थी, जबकि अन्य 8 मीनारें एक समान ऊंचाई की स्थिति में थी। मेहराब भी आकर्षक ढंग से बनाया गया था। यह भवन किस प्रयोजन से बनाया गया था स्पष्ट नहीं है। कॉलोनी मैकेंजी द्वारा बनाए गए एक मानचित्र के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि यह एक परिषदीय सदन यानी सलाहकारों के साथ परामर्श, यानी जहां पे राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके परामर्श करते थे, ये कॉलोनी मैकेंजी ने अनुमान लगाया। जिस प्रकार से अभी संसद भवन है, मुख्यमंत्री स्पीकर सब एक जगह, संसद सब एक जगह बैठ करके अपना निर्णय लेता, लेकिन उसका जो महल था 9 मीनार जो था वो आकर्षण का केंद्र था, इसीलिए अंग्रेज इसका नाम रख दिया क्या, कमल महल, है ना। क्या नाम रख दिया, कमल महल, जो कहाँ है, विजयनगर साम्राज्य में। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का आता है, मुगल साम्राज्य के उदय के 2 कारण बताएं। यानी मुगल साम्राज्य उदय मतलब शक्तिशाली यहाँ पे साम्राज्य को स्थापित कर देना, है ना। अब पूछा क्या कारण, 2 कारण, है ना। मुगल साम्राज्य के उदय के 2 कारण इस प्रकार थे, है ना। मुगल साम्राज्य के उदय के 2 कारण इस प्रकार थे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया, उसके बाद छोटका छोटका राजा को कम तमाम करके अपने बलशाली बन गया। बस कोनो बात नहीं है, यहीं पे समझना। कहता दिल्ली सल्तनत के शासकों की कमजोरी स्थिति के कारण बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग को बताए हैं, कब हुआ था, 1526 में, है ना। क्या तारीख को हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए तो। पानीपत का प्रथम युद्ध कितने तारीख को हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तो पता चलेगा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बात को समझे। दूसरा है, भारत के राजनीतिक एकता में अभाव के कारण मुगलों को अपना साम्राज्य स्थापित करने का सुनहरा मौका मिल गया। यानी किसी भी राजा के पास, जब बाबर आक्रमण किया था भारत में, सब राजा एक दूसरे से लड़ते रहता था, कट्टरता था, जिसके कारण उसका फायदा उठा लिया कौन, बाबर उठाया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं एक बन के रहो, एक बन के रहोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बटोगे तो फिर दूसरा कोई आकर के आक्रमण कर लेगा। इसलिए एक रहो, एक में ताकत होती है। तो आप लोग को भी एक होना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोग से जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। कितने अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, आता है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। संधि बुझबे करे छी, जैसे तू लोग पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ाई भी है, 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यह बात रिश्तेदार में समझ जाइए, जब बेटा और बेटी की शादी हो जाए तो बेटी के बाप और बेटा के बाप में की हो जाए, समधि हो जाए, मतलब समझौता। तो वह तो कहे यहाँ सहायक संधि। तो सहायक संधि किसे कहते हैं, कुछ नहीं है। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच शांतिपूर्ण एक समझौता था, जिसके तहत भारतीय रियासतें अपनी संप्रभुता कंपनी के हाथों में देती थी। साम्राज्य विस्तार में यह नीति बहुत ही सहायक एवं सराहनीय था। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर रियासत हुआ करता था और रियासत पूरा का पूरा किसके हाथों में था, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था। इसी को तो सहायक संधि कह दिए हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है यार, बस समझना है। अगला 10 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध आपको पता नहीं है, 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच नहीं हुआ था। प्लासी कहाँ पड़ता है, कलकत्ता में। कहाँ पड़ता है, कलकत्ता में। बस ये देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में हुआ था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दम है क्वेश्चन में, बस आप लोग को जगना है। मात्र 20 दिन जगना है और 20 दिन में आप लोग को इतना तहलका से पढ़ा देंगे, इतना तहलका मचा दीजिएगा एग्जाम में, फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे और आप लोग अंतिम में जवाब दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा आप पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बात को समझे। पहला क्वेश्चन आप लोग से, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इसका आप लोग को जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे। यानी महात्मा गांधी जो बिहार आए थे, चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, वो दोनों का ईस्वी बताना है। पहला क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए। बात को समझे। ये 10 क्वेश्चन आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, तब फिर हम उत्साहित होकर के अगला वीडियो बनाएंगे, अगला सीरीज बनाएंगे। नहीं तो फिर बबुआ हमें शांत हो जेबू, है ना। तब ऑफलाइन में मजा है, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग को ऑनलाइन इसलिए दे रहे